बता रहे हैं कि गुप्ता पीरियड हमें स्टार्ट करना है। बिल्कुल सही। तो ये लाइव क्लास है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप भी सारे के सारे लोग एकदम बेहतरीन होंगे। चलिए समय ना नष्ट करते हुए फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, गुप्ता पीरियड या गुप्तकाल, गुप्ता पीरियड या गुप्तकाल। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं गुप्तकाल को हम पढ़ेंगे लगभग 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। कहने का मतलब 4th, 5th और 6th सेंचुरी। इसमें हम गुप्तकाल या गुप्ता पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था और आप सभी लोग जानते हैं, समझदार लोग हैं, कि एंशिएंट इंडिया में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स कौन से हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य डायनेस्टी और इधर गुप्ता डायनेस्टी। ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं से बनते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सही से पढ़ेंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए क्या होंगी, उपयोगी होंगी। चलिए सबसे पहले लिखेंगे सोर्सेस टू नो अबाउट गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के बारे में जानकारी के स्रोत। जिस तरीके से मैंने आपको मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य वंश में सबसे पहले सोर्सेस लिखवाए और बताया कि किन सोर्सेस से हमें इस काल के बारे में या इस समय के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही हम गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के भी सबसे पहले सोर्सेस के बारे में लिखेंगे। और सोर्सेस में लिख लीजिए सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक स्रोत। और इसमें सबसे पहले लिख लीजिए मेहरौली पिलर एडिक्ट, या जिसे आप हिंदी में लिखेंगे मेहरौली स्तंभलेख। सवाल किस तरीके से पूछेंगे? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में जो लोहे का स्तंभ है वो किस शासक के द्वारा स्थापित करवाया गया था? और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेहरौली पिलर एडिक्ट या मेहरौली स्तंभलेख में दिल्ली में ही मेहरौली नामक स्थान है जहां पर कुतुब मीनार है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में, कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार के पास में ही एक लोहे का स्तंभ स्थापित है जिसको मेहरौली पिलर एडिक्ट या मेहरौली स्तंभलेख कहते हैं। एंड दिस इज रिलेटेड टू, लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश का सबसे महान राजा ही कौन हुआ है? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड। उसी के द्वारा यह स्थापित करवाया गया था। और इस स्तंभ की सबसे खास बात यह है कि ये लगभग 1600 साल पुराना है, लेकिन आज तक भी इसमें रस्टिंग नहीं हुई है, आज तक भी इस पर जंग नहीं लगा है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे पुणे कॉपर एडिक्ट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पूना ताम्रलेख, जिसे लिखवाया गया था किसके द्वारा? लिखेंगे प्रभावती के द्वारा। एंड हु वाज प्रभावती? तो ध्यान रखेंगे डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री हुआ करती थी प्रभावती। और इसी ने लिखवाया था पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख, जिससे भी हमें गुप्तकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जानकारी मिलती है कि इस प्रभावती का जो विवाह है वो दक्षिण भारत के वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड या रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। नेक्स्ट, गुप्तकाल से पूछा जाने वाला एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन होता है, लिखिए एरण इंस्क्रिप्शन या एरण अभिलेख। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी में सबसे पहला वर्णन मिलता है भारत में सती सिस्टम या सती प्रथा का। 2017 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि सवाल केवल ये पूछा गया था कि बताइए भारत में सती प्रथा का उल्लेख या डिस्क्रिप्शन हमें सबसे पहले किस अभिलेख से मिला था? तो आंसर वाज एरण इंस्क्रिप्शन या एरण अभिलेख। और इसे लिखवाया गया था किसके द्वारा? लिखेंगे दैट इज रिलेटेड टू भानुगुप्ता या भानुगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट, जिसे आप हिंदी में लिखेंगे इलाहाबाद स्तंभलेख। इसके बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं भाई, आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद पिलर एडिक्ट या इलाहाबाद स्तंभलेख को ओरिजिनली तो अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। और अशोक के जिन 7 पिलर्स के बारे में हमने बात की थी उसी में से एक इलाहाबाद पिलर या इलाहाबाद स्तंभ भी था। लेकिन गुप्तकाल में इसमें अपनी विजयों का वर्णन गुप्तकाल के ही सबसे पराक्रमी शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखेंगे गुप्तकाल में दिस इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता। गुप्तकाल में ये समुद्रगुप्त से संबंधित है क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त ने ही अपनी विजयों का वर्णन किया था। इसके बाद नेक्स्ट, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख। ओरिजिनली रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि भारत के इतिहास में संस्कृत भाषा का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख ही कौन सा कहलाता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख। और ध्यान रखेंगे ये ओरिजिनली तो शक वंश के सबसे महान राजा रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था, लेकिन यहां पर गुप्तकाल में दैट इज रिलेटेड टू स्कंदगुप्ता, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला लिखिए बिलसड़ इंस्क्रिप्शन या बिलसड़ अभिलेख। दिस इज रिलेटेड टू कुमार गुप्ता, ये कुमार गुप्त से संबंधित है। सेम पिलर पर समुद्रगुप्त ने लिखवाया था, जी हाँ बिल्कुल। आपको याद नहीं है जब मैंने आपको मौर्य डायनेस्टी में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दिस पिलर इज रिलेटेड टू 3 रूलर्स। पहला नाम मैंने आपको अशोका लिखवाया था, दूसरा नाम समुद्रगुप्त लिखवाया था और उसके बाद जहांगीर लिखवाया था। भूल चुके हैं आप पिछली बात। इसके बाद एक याद रखेंगे इनर केव इंस्क्रिप्शन, जिसे आप हिंदी में लिखेंगे भीतरी गुफा अभिलेख एंड रिलेटेड टू स्कंदगुप्ता। ये वो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जो हमें जानकारी देते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और भी कई सारे सोर्सेज हैं, जैसे कॉइन्स,
तो जैसे जैसे हम राजाओं के बारे में बात करेंगे वैसे वैसे कुछ और सोर्सेज का जिक्र करेंगे, लेकिन अगर अभिलेखों की बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से ये वो अभिलेख है या ये वो सोर्सेज है जो हमें जानकारी देते हैं गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में या साहित्यिक स्रोतों के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत, और आप सब जानते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज में हम उन ग्रंथों उन पुस्तकों के बारे में या उन लिखित साहित्यों के बारे में बात करेंगे जिससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखेंगे इसमें हम लिखने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम यहां पर लिखेंगे। हेडिंग डालिए और लिखिए इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। हिंदी में लिखेंगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल की प्रमुख पुस्तकें। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल की प्रमुख पुस्तकें। चलिए जी लिखना शुरू करते हैं। हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी नाम बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। मैं यहां पर इंग्लिश में लिख रहा हूं सारे के सारे नाम, ठीक है, और हिंदी में आप उन्हें सुनकर लिखें और जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी लिखना है। सबसे पहले राइटर का नाम लिखेंगे कालिदास। हम सब जानते हैं गुप्त काल में ही या गुप्त पीरियड में ही कौन हुए हैं, कालिदास हुए हैं, और कालिदास की ही सबसे फेमस बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे पहली बुक। नेक्स्ट मेघदूतम, नेक्स्ट रघुवंशम, नेक्स्ट ऋतु संघारम, नेक्स्ट मालविकाग्निमित्रम, नेक्स्ट कुमार संभवम, और एक लिख लीजिए विक्रम वंशियम। रिपीट कर रहा हूं, पहली है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरी है मेघदूतम, तीसरी है रघुवंशम, चौथी है ऋतु संहारम, पांचवी है मालविकाग्निमित्रम, छठी है कुमार संभवम और सातवीं है विक्रम वंशियम। ये सारी की सारी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? महाकवि कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट अगला राइटर विशाख दत्त। अगला राइटर विशाख दत्त जिसने लिखी है मुद्रा राक्षस। पहली बुक मुद्रा राक्षस और दूसरी लिखेंगे देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट अगला लेखक लिखिए वराह मिहिर जिसने लिखी वृहत संहिता और दूसरी बुक लिखेंगे पंच सिद्धांतिका। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। अरे बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। वराह मिहिर ने लिखी वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट आर्यभट्ट, और हम सब जानते हैं आर्यभट्ट ने लिखी सूर्य सिद्धांत और दूसरी आर्यभट्टियम। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। नेक्स्ट कामंदक। नेक्स्ट कामंदक ने लिखी नीति शास्त्र। कामंदक ने लिखी नीति शास्त्र। अगला राइटर बाणभट्ट, पोस्ट गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे बाणभट्ट के बारे में। इसने लिखी हर्षचरित। इसने लिखी हर्षचरित और लिखेंगे कादंबरी। नेक्स्ट हर्षवर्धन। नेक्स्ट हर्षवर्धन जिसने लिखी सबसे पहले लिखेंगे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका।
जो लिखी गई हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र। विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र। नेक्स्ट, वात्स्यायन ने लिखी कामसूत्रा या कामसूत्र। वात्स्यायन ने लिखी कामसूत्रा या कामसूत्र। नेक्स्ट, अगला लिखिए धनवंतरी। धनवंतरी ने लिखी अणु सिद्धांत। धनवंतरी के द्वारा लिखी गई अणु सिद्धांत। नेक्स्ट, वत्स भट्टी। अगला राइटर वत्स भट्टी, जिसने लिखी रावणवध। जिसने लिखी रावणवध। नेक्स्ट, पाणिनि। पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, चंद्रगोमी। चंद्रगोमी ने लिखी चंद्र व्याकरण। चंद्रगोमी ने लिखी चंद्र व्याकरण। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेज हैं या साहित्यिक स्रोत है जहां से हमें गुप्तकाल के बारे में जानकारी मिली है। जल्दी से नोट कर लीजिए सारे के सारे लोग और बता दीजिए नोट हुआ या नहीं हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, अगर नोट हो गया है तो बहुत सही। बाकी जिन लोगों को दिख नहीं रहा वो आंखों का इलाज करवाएंगे फटाफट से, वो अपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाएं जिनको दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई तो अवश्य दे रहा होगा, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने लिख लिया, और जिन्होंने नहीं लिखा उनका खुदा निगहबान है भाई, उनका तो भगवान ही मालिक है। चलिए, तो इन सारे के सारे सोर्सेज से ही हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज श्रीगुप्त, कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नाम के शासक के द्वारा की गई थी। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, या गुप्त वंश के शासकों के बारे में या रूलर्स के बारे में। According to these all sources, the founder of Gupta dynasty was श्रीगुप्त। जिन सोर्सेज के बारे में हमने लिखा है, इन्हीं सोर्सेज से हमें यह जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नाम के शासक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे, गुप्त शासकों के ही जो पूर्वज हुआ करते थे वो लोग कुषाणों के ही दरबार में सामंत हुआ करते थे, या कुषाणों के साम्राज्य में ही वो लोग मंत्री हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद को कुषाणों से स्वतंत्र घोषित किया, और स्वतंत्र घोषित करने के बाद श्रीगुप्त नाम के शासक ने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे, ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा, इसने महाराजा की उपाधि धारण की। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा, या इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। एंड ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, और इसने भी अपने शासनकाल में महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिन भी सोर्सेज से हमें गुप्तकाल के बारे में जानकारी मिली है, उन्हीं सोर्सेज से हमें बात पता चलती है कि गुप्तकाल की स्थापना श्रीगुप्त नाम के शासक के द्वारा की गई थी, क्योंकि इनके पूर्वजों में सबसे ही पहला नाम जो लिखा हुआ मिलता है वो श्रीगुप्त का मिलता है। इससे पहले या श्रीगुप्त के समय के और इसके जो पूर्वज हुआ करते थे वो कुषाणों के दरबार में ही सामंत हुआ करते थे। लेकिन जब इन्होंने कुषाणों से खुद को स्वतंत्र करके शासन करना शुरू किया तो सबसे पहले रूल किया श्रीगुप्त ने और उसके बाद घटोत्कच ने। लेकिन घटोत्कच के बाद द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? लिखेंगे बॉस चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिसका शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक था और वास्तविक रूप से इसी ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, इसीलिए हम गुप्त साम्राज्य का रूलिंग पीरियड ही कहां से मानते हैं? 319 से मानते हैं। और ध्यान रखेंगे, जिस साल ये सिंहासन पर बैठा उसी साल इसी के द्वारा चलवाया गया गुप्त संवत। इसी के द्वारा 319 ईस्वी में चलवाया गया गुप्त संवत। और ध्यान रखेंगे, इसके पूर्वजों ने तो महाराजा की उपाधि धारण की थी, बट ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद ध्यान रखेंगे, ही गॉट मैरिड विद अ लिच्छवी प्रिंसेस, कुमार देवी। इसने लिच्छवी की राजकुमारी, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। और ध्यान रखेंगे, ही वॉज फर्स्ट गुप्ता रूलर,
हु इश्यूड सिल्वर कॉइन्स, या चांदी के सिक्के चलाने वाला या जारी करने वाला ये प्रथम गुप्त शासक था। द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने सिंहासन पर बैठते ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, एक नया कैलेंडर, एक नया एरा चलाया। इसने महाराजा की नहीं बल्कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला यह सबसे पहला गुप्त शासक था। He was succeeded by his son, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जो इस वंश का सबसे ज्यादा पराक्रमी राजा माना जाता है। और हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य में शासक बना, लिख लीजिए समुद्रगुप्त। इसके बाद गुप्त वंश में शासक बना समुद्रगुप्त, और जिसने शासन किया 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे ज्यादा पराक्रमी शासक माना जाता है, सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है, वॉरियर माना जाता है। और हम सब जानते हैं समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन। सबसे कॉमन सवाल है, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? गुप्त वंश के सबसे पराक्रमी शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि बताइए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो ध्यान रखेंगे, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ या वी.ए. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कहा गया है, क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है बिकॉज ही डिफीटेड 12 रूलर्स इन साउथ इंडिया, जिसे क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ कहा जाता था। एंड ही डिफीटेड 9 रूलर्स इन नॉर्थ इंडिया, और इसने 9 शासक उत्तर भारत में पराजित किए, जिसे उत्तरापथ कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। कहने का मतलब टोटल 21 रूलर्स, 21 शासकों को इसने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद ही ऑर्गेनाइज्ड एन अश्वमेधा यज्ञ, और इसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया। और हम सब जानते हैं he took the title of विक्रमांक, और इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की। he took the title of विक्रमांक, इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की। और इतना ही नहीं, समुद्रगुप्त का ही कोर्ट पोएट या दरबारी कवि हुआ करता था हरिशेन। इसी का दरबारी लेखक हुआ करता था हरिशेन। तो जब इसने दक्षिणापथ के 12 और उत्तरापथ के 9 शासकों को पराजित किया, तो अपनी इसी विजय या अपने इन्हीं अभियानों का वर्णन करने के लिए ही अपॉइंटेड हरिशेन टू डिस्क्राइब हिज विक्ट्रीज इन इलाहाबाद पिलर एडिक्ट। तो इसके बाद इसने अपने दरबारी कवि हरिशेन को इलाहाबाद स्तंभलेख में अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया। और अभी लिखवाया था इलाहाबाद स्तंभलेख गुप्त काल में किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके बाद ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त वॉज ऑल्सो अ पोएट। समुद्रगुप्त एक कवि भी था। एंड ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ कविराज, और इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। ही वॉज ऑल्सो अ वीणा प्लेयर, यह एक वीणा वादक भी था। और किस बात से हमें जानकारी मिलती है कि यह एक वीणा वादक भी था? लिखेंगे ही वॉज अ वीणा प्लेयर बिकॉज ही इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स। ही इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स, क्योंकि इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। और इसके सिक्कों पर जब हमने इसी को वीणा वादन करते हुए देखा, तो उसी बात से हमने यह अनुमान लगाया है कि ही वॉज अ वीणा प्लेयर, कि ये एक वीणा वादक था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, लिखिए ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म, इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, क्योंकि इसी के दरबार में एक बुद्धिस्ट मोंक या एक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था, जिसका नाम था वसुबंधु। क्योंकि इसी के दरबार में वसुबंधु नाम का एक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था। वैसे तो अगर हम गुप्तकाल के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा जो प्रचार हुआ वो हिंदू धर्म का हुआ, और मुख्य रूप से वैष्णव धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म का। कहने का मतलब शिव की उपासना, विष्णु की उपासना और श्री कृष्ण की उपासना के ज्यादा हमें सोर्सेज मिले हैं गुप्तकाल में। और ज्यादातर राजाओं ने हिंदू धर्म का ही संरक्षण किया है। लेकिन इतने सारे राजाओं में समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म का भी संरक्षण करता था, क्योंकि उसके दरबार में वसुबंधु नामक एक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था। समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामगुप्त और छोटे बेटे का नाम चंद्रगुप्त था।
इसीलिए समुद्रगुप्त के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका बड़ा पुत्र हुआ और कुछ समय के लिए लगभग 5 साल के लिए गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा, जिसे हम रामगुप्त के नाम से जानते हैं। तो अगला शासक लिखिए रामगुप्ता या रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक बना रामगुप्त। 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। बहुत ही बढ़िया। इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही प्रयाग स्तंभ कहते हैं क्यों भाई साहब? जब इलाहाबाद को प्रयाग कह सकते हैं तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग स्तंभ लेख क्यों नहीं कह सकते? बताइए। एक ही बात है मेरे भाई, परेशान ना होए। इलाहाबाद ही प्रयाग स्तंभ है, सेम चीज जी। इसके बाद आता है रामगुप्त। और ध्यान रखेंगे रामगुप्त के बारे में जानकारी के हमारे पास केवल और केवल 2 सोर्सेज हैं। एक तो इसके बारे में जानकारी हमें एरन इंस्क्रिप्शन से मिलती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एरन अभिलेख में ही सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख हमें मिला है। और इसी एरन अभिलेख से हमें जानकारी मिली है कि रामगुप्त एक बेहद कमजोर और अयोग्य शासक था, और इसी के शासनकाल में शकों ने इस पर आक्रमण किया और इससे मांग की इसकी जब रामगुप्त बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसा समझते हैं कि भाई साहब उन्होंने एडमिशन लेकर हमें खरीद लिया है। क्लास में अटेंटिव नहीं होते हैं, ध्यान से सुनते नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर लगातार कमेंट पे कमेंट। और ये बात हम सानिया जी के लिए कर रहे हैं जो ब्लॉक होना चाह रही है यहाँ पर बहुत जल्दी से। जब क्लास में समझाया गया था तब आपने सुना नहीं है ना। अब आपने एक ही सवाल को यहाँ पर 50 बार भेज दिया, क्योंकि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही हैं और हमें बेवकूफ। बट कोई दिक्कत नहीं है, कीप कमेंटिंग हियर, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर थोड़ी ध्यान है आपका। आप तो अपना ये बकवास भरा जो कमेंट है बस यही कर रही है जब से क्लास शुरू हुई है। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है ना। वो भी सफा सा टन्निल बटा सन्नाटा है। और जब समझाया गया तब ध्यान नहीं था यहाँ पर क्लास में। उसके बाद यहाँ पर आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, भाई सब कमेंट पे कमेंट कमेंट पे कमेंट। समझ के बाहर है। कौन से ग्रह से आई हैं आप ये भी बता दीजिए। पापा की परी तो नहीं है आप? हाँ जी भाई, मैं आप लोगों को देख तो नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, अनुमान ही लगा सकता हूँ मैं। कहीं आप भी तो पापा की परी नहीं है? बड़े लाड प्यार से तो नहीं पाला गया आपको? बेटे देयर इज इक्वालिटी फॉर ऑल। यहाँ पर सब लोगों के लिए एक समानता है, और आप सारे के सारे लोग ना तो मेरे रिश्तेदार हैं और ना ही मेरे शत्रु। तो मेरी नजरों में सारे के सारे लोग बिल्कुल एक समान हैं। तो यहाँ पर अगर आप कमेंट करके प्रेशर बनाएंगे कि मेरी बात का जवाब दो बाकी दुनिया भाड़ में गई, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे लोग लाइव नजर आते हैं, सबके कमेंट यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैं पढ़ाना छोड़कर आप लोगों की बकवास बातों पर ध्यान देकर आपके साथ यहाँ पर बातचीत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो आप सब जानते हैं ये 2 या 4 दिन आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद भाई हिंदुस्तान की जनता तो किसी की सगी नहीं है। तो आप लोग फिर आलोचना करने लगेंगे कि बताइए ये तो टाइम पास करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं ही नहीं। तो आप लोग तो भाई साहब किसी के सगे नहीं हो, आप तो माँ बाप के सगे नहीं हो अपने, हम तो फिर भी आपके अननोन लोग हैं, है ना। तो प्लीज जब अगर आप क्लास में अटेंटिव नहीं है और कोई चीज़ आपको समझा दी गई है तो भाई आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं आपको करना क्या है। क्लास को दोबारा से क्या कर लीजिए, रिस्टार्ट कर लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद रिवाइंड करके देख लीजिए, सिंपल सी बात। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच अंकित। अंकित को ब्लॉक कर दिया जाए यहाँ से फटाफट। जितने भी अंकित ने बैच लिए हुए हैं करियर वेल पर, वो सारे के सारे वहाँ से उसे ब्लॉक कर दिया जाए फटाफट से। थैंक यू सो मच अंकित। मैं चाह रहा था कि आप एक ऐसा कमेंट करें ताकि मुझे मौका मिले आपको यहाँ से ब्लॉक कराने का। कोई बात नहीं, इट्स ओके सानिया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर ने, जी हाँ बिल्कुल, अकबर ने ही जब दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी तो उसी के अगले साल 1583 में उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। लेकिन फिर अब वो इलाहाबाद से क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। ये तो आप सबको ये आप सब जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगुप्त के बारे में जानकारी हमें केवल 2 सोर्सेज से मिलती है। सबसे पहला एरन इंस्क्रिप्शन या एरन अभिलेख, और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख मिला है। और ये जानकारी मिली है कि रामगुप्त का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज, और यही गोपराज जब युद्ध में लड़ रहा था तो ये युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। और जब गोपराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो इसी की पत्नी ने डिप्रेस होकर, परेशान होकर, दुखी होकर उसकी जलती हुई चिता में छलांग लगा दी। और ध्यान रखेंगे वही गोपराज की पत्नी भारत की सबसे पहली सती थी, जिसका उल्लेख हमें कहां पर मिला, एरन इंस्क्रिप्शन में मिला। लेकिन दूसरा सोर्स जो हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी देता है वो एक उपन्यास है, वो एक नोवेल है जिसका नाम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, देवी चंद्रगुप्तम। याद कीजिए, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम। और इसी देवी चंद्रगुप्तम से हमें कहानी के बारे में पता चलता है रामगुप्त के। भाई रामगुप्त की पत्नी हुआ करती थी ध्रुव देवी, और ये जो ध्रुव देवी थी ये रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त से मोहब्बत किया करती थी, प्रेम किया करती थी। लेकिन ध्रुव देवी का विवाह रामगुप्त से कर दिया गया और वो रानी बन गई किसकी, रामगुप्त की। लेकिन ध्यान रखेंगे एक बार रामगुप्त पर शकों का आक्रमण हुआ, और जब शकों का आक्रमण हुआ तो शकों ने रामगुप्त से उसकी पत्नी ध्रुव देवी देने की मांग की और कहा कि ध्रुव देवी आप हमें सौंप दीजिए। क्योंकि बेहद डरपोक और कमजोर शासक था रामगुप्त, इसलिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी शकों को सौंपने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये बात गवारा नहीं हुई। इसके छोटे भाई को जिसका नाम था चंद्रगुप्त, उसी चंद्रगुप्त ने सबसे पहले शकों को पराजित किया और शकों को पराजित करके रामगुप्त की हत्या कर दी। और रामगुप्त की हत्या करके उसने रामगुप्त की ही पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया। और हम सब जानते हैं रामगुप्त की हत्या कर गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन कहलाया, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। शासनकाल 380 ईस्वी से लेकर लगभग 412 ईस्वी तक शासन किया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त सेकंड ने।
राजेश पूछ रहा है सर गोपराज की वाइफ कौन थी? बेटे लिख ले मिसेस गोपराज। अगर अभिलेख में नाम लिखा हुआ मिलता तो भाई मैं तुझे जरूर लिखवाता। अब जब लिखा हुआ नहीं है तो मिसेस गोपराज लिख ले, तेरी भी आत्मा संतुष्ट होगी। ये तो फाउंडर था ना, फाउंडर कहां से हो गया? ये चंद्रगुप्त सेकंड है, फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट था। जी तो कहानी को रोक दीजिए यहीं पर, कल दोबारा से मुलाकात होगी आपसे और हम बात करेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, इसके दरबार में रहने वाले नवरत्नों के बारे में, किस तरीके से इसने भारत से शकों का अंत किया उसके बारे में, किस तरीके से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कल गुप्ता डायनेस्टी को फिनिश करके हम पोस्ट गुप्ता पीरियड की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। और जैसे ही हर्षवर्धन कंप्लीट होगा उसके बाद प्री मेडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसमें हम छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे और